नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एमपी टेट, जो कि अभी 4 दिन पहले 10 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था। उसकी आंसर की आ चुकी है, आपत्तियां मांगी जा रही है। तो हम चर्चा करेंगे कौन कौन प्रश्नों पे आपत्ति है वो हो सकती है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो मैं टॉपिक्स कराता हूं लगभग 90 या 85% उसी में से आता है, 85 या 90% उसी में से आता है। 10 या 15% प्रश्न है वो हर बार नए पूछे जाते हैं, हर बार नए पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, अगर जो कोई टॉपिक नहीं करवाया वो अलग बात है, जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं 85% या 90% के बीच में उन्हीं में से पूछा गया है। और 10-15% प्रश्न है वो नए हैं, जो किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं। तो मैं चर्चा बताऊं आपको कि ये प्रश्न कहां से लिया गया है, मेरी किस क्लास में आपको इसका सही आंसर मिलेगा। तो चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 31 से 1 से 30 है, वो सब्जेक्ट के अलग सब्जेक्ट के हैं। तो 31 से शुरू होता है, नारी शक्ति पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? नारी शक्ति पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो ये मैंने करवाया नहीं है, लेकिन आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि नारी की बात की जा रही है तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ही पुरस्कार दिया जाता है, ना कि वन्य जीव पे, ना मानवाधिकार दिवस पे, ना शिक्षा दिवस पे। तो नारी है तो नारी दिवस पे ही दिया जाएगा। तो ये आप आराम से कर सकते थे। प्रश्न नंबर 32 है, ये मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग। ये प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1917 के अंदर हुआ। गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण जिले के अंदर किया गया। ये जो किसान आंदोलन है या गांधी जी का जो मेरा वीडियो है, दोनों में मैंने इसको बताया है, तो आप वहां जाकर इस प्रश्न को चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान रखा गया है किसका? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता के कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 के अंदर। तो उसमें से 6 में से एक प्रकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो मेरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नाम से एक क्लास है, उसमें जाके देख सकते हैं, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। प्रश्न नंबर 34, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी के संयुक्त प्रयासों के कारण पारित अधिनियम की पहचान करें। अब इसमें मुझे डाउट है, इस पे हम आपत्ति लगा सकते हैं, ये मैंने नहीं करवाया है। क्योंकि इसका कारण क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर लगभग 1891 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1891 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी 1891 के बाद भारत में आते हैं, उससे पहले तो वो पढ़ रहे हैं, पहले उनका बचपन था। तो इसके लिए दोनों ने मिलकर प्रयास किया किसी अधिनियम को पारित करने। तो जब नहीं होती है कि दोनों ने तो किया ही नहीं, वो तो बचपन में थे, और जब वो सक्रिय राजनीति में आए थे, कुछ प्रयास करने लायक हुए थे, तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस दुनिया में नहीं थे। तो ये थोड़ा सा डाउट करता है, लेकिन फिर भी आप इसका सही आइडिया लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे? महात्मा गांधी के जरिए। महात्मा गांधी का जन्म है वो 1869 के अंदर हुआ था। तो हिंदू विवाह अधिनियम है वो बना था 1900। तो ये तो बहुत बाद की बातें हैं, गांधी जी भी उस समय नहीं थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना था 1956 में, तो ये भी गांधी जी की बस की बात नहीं है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था 1856 में। कब बना था? 1856 में, यानी बहुत पहले गांधी जी के जन्म से। तो अब आता है, ये बना था 30 के अंदर। तो इसको हम मान सकते हैं कि गांधी जी ने इसके लिए प्रयास किया हो, लेकिन इस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं थे। तो इस हिसाब से हम इस प्रश्न पे आपत्ति कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35, एक शोध समस्या के निर्माण के बाद, ये सामाजिक अनुसंधान का जो मेरा टॉपिक है, आप उसमें जाके देख लीजिए मैंने क्या करवाया है। शोध समस्या ये पहला चरण होता है। ये क्या है? पहला चरण है शोध समस्या का निर्धारण करना, यानी एक विषय का चयन करना। अब विषय का चयन करने के बाद मैंने दूसरा जो चरण बताया था, क्या बताया था? मैंने दूसरा बताया था कि उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन। मैंने क्या बताया? कि उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन करना है। किसका? लिटरेचर रिव्यू करना है अपने को। अब इसको अलग लैंग्वेज में कह दिया, साहित्य सर्वेक्षण, यानी उपलब्ध साहित्य का
सर्वेक्षण करना, तो कोई शब्दों में एक दो अंतर है, अगर उससे आपके प्रश्न गलत होते हैं तो फिर होंगे ही होंगे। इसके लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि रिसर्च के जो प्रश्न आते हैं, रिसर्च के प्रश्न आते हैं, उनमें व्यक्ति के खुद की समझ काम करती है, ना कि कभी भी प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। रिसर्च के अंदर बहुत कम चांस होते हैं कि रिपीट हो। तो उपलब्ध साहित्य का अवलोकन करना या व्यापक साहित्य का सर्वेक्षण करना एक ही बात है। प्रश्न नंबर 36 है कि किस पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की आबादी को राष्ट्रीय विकास में लाने के लिए आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने पर जोर दिया गया। ये पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा गया है और महिलाओं के कल्याण से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना के जरिए। इसको थोड़ा सा हमें आइडिया ही लगाना पड़ता है, ये मैंने नहीं करवाया है। तीसरी और 9वीं तो हो ही नहीं सकती, छठी और 7वीं में थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि 70 के दशक के अंदर महिलाओं के लिए काफी कुछ प्रयास हुए थे। आगे है, औपचारिक रूप से भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की? औपचारिक रूप से भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की? ये मैंने करवाया है, जो पंचायती राज का एक मेरा क्लास है, पंचायती राज की एक क्लास है, उसमें से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? एक क्लास से 3 प्रश्न पूछे गए, और उसकी पहली ही लाइन यही है कि स्थानीय स्वशासन के जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। 1800 के अंदर 18 लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ये पहली लाइन है उसकी, और आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब देख लीजिए आगे, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न कभी भविष्य में पूछा जाए, तो पूछ लिया जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना है लॉर्ड रिपन ने कहां की थी? तो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ जिलों में जिला बोर्डों की स्थापना करके की थी। तो ये आप है वो कर लीजिए कि महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी, और महाराष्ट्र के अंदर भी मराठवाड़ा और विदर्भ के द्वारा में की गई है। तो ये थोड़ा सा आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लें, ये नई बात उभर के आई है। आगे है प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किस में एक उत्तरदाता को, ये रिसर्च के वाले हैं, तो रिसर्च के पैमाने थे, पैमाने अभी मैंने करवाए नहीं है। रिसर्च के कुछ टॉपिक्स 10 क्लास मैंने करवाई है, लेकिन जो सांख्यिकीय वाले टॉपिक्स हैं, जो विश्लेषण है, सारणियन है, ये चीजें मैंने अभी नहीं करवाई है। उसमें मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि एमपी पेट का जब मैं तैयारी करवानी स्टार्ट की थी तो केवल 1 महीना शेष था। तो 1 महीने में ये रिसर्च वाला कुछ पोर्शन है वो बच गया था, नहीं हो पाया था, और ये प्रश्न वहीं से पूछा गया है, तो ये मैंने नहीं करवाया है, टॉपिक ही नहीं करवाया है। करवाएंगे तब इन चीजों को लेंगे। तो एक उत्तरदाता को एक समय में 2 वस्तुओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है, और विशिष्ट मानदंड के आधार पर एक वस्तु चुनने के लिए कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं युग्मित तुलना पैमाना। युग्मित तुलना पैमाना कहते हैं, पेयर, यानी 2 वस्तुओं, तो पेयर यहां पे आ जाता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये सही हो जाते हैं। आगे है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा के अंदर जो महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है, उसको शारीरिक संतुष्टि या कुछ भी किया जाता है, तो ये ससुराल के द्वारा दहेज के लिए या किसी और कारण से विवाहिता को प्रताड़ित करना किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 498 ए के अंदर। किस में आता है? 498 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के अंदर मैंने बताया है, आर्टिकल 498 ए के अंदर। और अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हो तो आए दिन अखबार में पढ़ते रहोगे कि 498 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। और इस पे मैंने बात भी की थी कि दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज रोकथाम अधिनियम 1961 में मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं, और मुकदमे दर्ज कहां होते हैं? इस धारा के अंदर होते हैं। ये बात मैंने बताई थी उस क्लास के अंदर। प्रश्न नंबर 40 है कि कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषताओं में संबंधित नहीं है? तो ग्रामीण समाज की विशेषताओं में कौन नहीं है? सामाजिक एकता होती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, स्थानीय स्वशासन होता है, विलासितापूर्ण जीवन, आधुनिक जीवन से लिए, नगरीय जीवन से लिए ग्रामीण जीवन। प्रश्न नंबर 41, एक डॉक्टरेट छात्र यानी पीएचडी का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान लिखे गए लंबे पाठ को
एक निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शोध प्रबंध। प्रबंध करना, रिसर्च का प्रबंध करना, शोध प्रबंध उसको कहते हैं। ये पीएचडी कैसे की जाती है और कैसे हम कर सकते हैं, क्या थीसिस क्या होती है, ये सब हम कल या परसों एक दिन क्लास लगाएंगे इन पे। आगे है कौन सा अनुष्ठान इन शब्दों को संवर्धित करता है कि मैं खुशी के लिए आपका साथ पकड़ता हूं ताकि मेरे साथ बुढ़ापे तक रह सके। यानी पति पत्नी में जो शादी होती है तो कौन सा संस्कार होता है, तो कुल 16 संस्कार है। उनमें से सप्तपदी का तो अर्थ होता है जिससे कि शादी है वो संपन्न मान ली जाती है। ये है पाणी ग्रहण। ये क्या है? पाणी ग्रहण। होमा और बागदाना नहीं है, पाणी ग्रहण इसका सही आंसर होगा। आगे है उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए महिला उद्यमियों का समर्थन करने वाला एक अनूठा प्रत्यक्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये कुछ प्रश्न आते हैं वो करंट से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप समाचार पत्र या जो मासिक पत्रिकाएं आती है उनका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में 3-4 प्रश्न वहां से आते हैं करंट वाले। तो आप अगर वो नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपकी इनके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अगर वैसे तो ये हम कर भी सकते थे, आराम से कर सकते थे। ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। बाजार बाजार आ रही ना, मार्केटिंग, मार्केट को हिंदी में क्या कहते हैं? होट कहते हैं, ई होट, इलेक्ट्रॉनिक होट। तो ये बिल्कुल इसका उत्तर है वो प्रश्न के अंदर ही छिपा होता है। अभिषेक पानी लाना यार। जब शोधकर्ता को विशिष्ट कारण संबंधों को निर्धारित करना होता है, कारण संबंधों को निर्धारित करना होता है, तो किस प्रकार का दृष्टिकोण है वो उपयुक्त होता है? किस प्रकार का दृष्टिकोण? देखो, कार्य कारण संबंध बताएगा तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दो बचते हैं, प्रयोगात्मक और अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक जब होता है जब किसी चीज की पहले से ही जानकारी नहीं होती है तब होता है, ये है प्रयोगात्मक। इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर ये है, हरित क्रांति का तात्पर्य उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों की शुरुआत से है, यानी हरित क्रांति की शुरुआत उत्तम किस्म के बीजों से हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना था और इसे भारत है वो खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ये हरित क्रांति वाले में मैंने बता रखा है। किस प्रकार के शोध में टीमों या समुदाय के रूप में दूसरों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के नेतृत्व में प्रगतिशील समस्या के समाधान, समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मैंने बताया एक्शन रिसर्च। क्या बताया? एक्शन रिसर्च। ये जो अनुसंधान के प्रकार हैं उसमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अन्वेषणात्मक होता है जब किसी चीज की जानकारी कम होती है तो उसके कारणों को खोजना। मौलिक होता है, विशुद्ध होता है, फंडामेंटल होता है, केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना। और क्रियात्मक होता है किसी समस्या के समाधान के लिए। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा एक शहरी केंद्र है जो महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करता है और एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली के भीतर एक हब के रूप में काम करता है? तो क्या होगा? वैश्विक शहर, ग्लोबल सिटी। ये नगरों के प्रकार के अंदर है। आगे है, राजा द्वारा नियुक्त ग्राम समुदाय में अधिकारी के रूप में किसे संदर्भित किया जाता है? राजा, राजा यानी प्राचीन समय की यहां पे बात है वो की जा रही है। तो उसको क्या कहते थे? किसान नहीं कहेंगे, सैनिक नहीं कहेंगे, कोतवाल नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते थे? ग्रामीण समाजशास्त्र वाले टॉपिक में मैंने बताया है कि वो क्या होता है? ग्रामणी होता है। क्या बोलते हैं? ग्रामणी बोलते हैं। गांव का अधिकारी ग्रामणी कहलाता है। ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र का टॉपिक है उसमें दिया हुआ है। अब है, किस तरह के शोध का ध्यान किसी बिना किसी इरादे के ज्ञान एकत्रित करने के लिए किया जाता है? तो यानी ज्ञान ज्ञान के लिए, ज्ञान ज्ञान के लिए है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विशुद्ध शोध या प्योर रिसर्च। ये करवाया हुआ है मैंने। तो आप देखोगे मैंने करवा रखे हैं। अगर किसी ने ध्यान से देखा है
तो उसका चयन कहीं जाने वाला नहीं था, कहीं भी जाने वाला नहीं था। उसके लगभग 75% नंबर आते अगर पूरा का पूरा करता। फिर भी मानता हूं कि पूरा कई बार नहीं कर पाते हैं जितना पढ़ाते हैं, फिर भी 60% तो कहीं नहीं जाने वाला था। लेकिन अगर हम सही तरीके से चीजों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे जब तक, क्योंकि मैं कहता हूं शिक्षक आपको रास्ता दिखा सकता है, चीजें आपको बता सकता है, ग्रहण करना आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें जो मुझसे जुड़े हुए थे, लगातार वीडियोस देख रहे थे, उनका चयन हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका चयन नहीं हुआ। इस बात का मुझे जब ये एग्जाम हुआ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें क्या था, एग्जाम सबमिट करने के ऑनलाइन हुआ था और तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है। तो मुझे दुख हुआ कि मैंने करवाया और हुआ नहीं, तो मुझे भी लगा कि ये तो गलत बात है। लेकिन आज मैंने पेपर देखा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, आप उस चीज को पूर्णतः एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के अंदर या थोड़ी समझ में कमी रही है, उस वजह से आपका चयन है वो नहीं हो पाया है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि को नष्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के प्रयास से संदर्भित है? तो ये देखो नई शब्दावली है और ये उनमें अपने सिलेबस के अंदर था भी नहीं, ये अपने सिलेबस के अंदर है भी नहीं। फिर भी स्पेदपोष अपराध नहीं है, संपत्ति अपराध नहीं है, हिंसा नहीं है, ये क्या है? कंप्यूटर हैकिंग है। क्या है? कंप्यूटर हैकिंग है। आगे है कि कौन दो या दो से अधिक विभिन्न कार्यक्रमों, विधियों, समूहों के बीच कार्य प्रभाव संबंधों की खोज करना चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कार्य तुलनात्मक शोध। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक यानी तुलना हो गई, कार्य का प्रभाव संबंध यानी कारण हो गए, तो तुलनात्मक होता है। कुछ ये मैं मानता हूं कि बाद में पोस्टमार्टम करना आसान होता है, अब मेरे लिए चीजों को करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन वो केवल कई दो चार प्रश्नों में होता है, बहुत ज्यादा पैमाने पे वो चीजें नहीं होती। आगे है कौन सा सामान्य वंश के संबंधों से संबंधित लोगों के एक छोटे समूह को संदर्भित करता है? तो ये बैंड है, चीफडम, राज्य, जनजाति। तो ये बिल्कुल नया प्रश्न है और मैंने पहली बार इस प्रश्न को पढ़ा है, तो इसमें हम आइडिया ही लगा सकते हैं, बाकी इसको मैं नहीं कहूंगा कि मैं इसको करवा देता। प्रश्न नंबर 53 है शासकों को उनकी विरासत में मिली स्थिति के आधार पर किस प्रकार के अधिकार में व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होते हैं? विरासत का मतलब क्या होता है? विरासत का मतलब क्या होता है? जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है उसके हिसाब से प्राप्त होना। हमें कुछ चीजें विरासत में प्राप्त होती है, पैतृक रूप से प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परंपरागत बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कृष्णमयी नहीं बोलेंगे, तर्क संगत तांत्रिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परंपरागत बोलेंगे। आगे है कौन सा वैकल्पिक परिकल्पना की स्वीकृति की ओर ले जाता है? वैकल्पिक परिकल्पना, तो ये जो हाइपोथेसिस वाला चैप्टर है उसमें मैंने करवाया है कि जब पहली जो परिकल्पना है वो अगर अस्वीकृत हो जाती है तब, या पहली है जो नल हाइपोथेसिस घोषित कर दी जाती है कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, सकारात्मक या नकारात्मक, फिर हमें वैकल्पिक परिकल्पना की आवश्यकता पड़ती है। अब द्रविड़ लोगों द्वारा यानी दक्षिण भारत के लोगों द्वारा केरल के अंदर आत्म समान आंदोलन चलाया, तो आत्म समान आंदोलन है वो राधा स्वामी नायकर ने चलाया। किसने? राधा स्वामी नायकर ने चलाया आत्म केरल के अंदर। रामकृष्ण परमहंस है वो बंगाल से थे, नारायण गुरु भी वहीं से हैं, लेकिन इनका था एक नारा था, इन्होंने सर्व धर्म सभा करके से SDP करके बनाया था और एक नारा दिया था, एक जाति एक ईश्वर एक धर्म। तो इसका सही आंसर है वो रामास्वामी, ये मैंने करवाया हुआ है। आगे है कि वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा किसने दी? कि सत्य का कोई शॉर्टकट नहीं है। सत्य का कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी शॉर्टकट नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रवेश द्वार के अलावा ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। ये जो है लाइन ज्यों की त्यों मैंने करवा रखी है, बस उसमें मैंने क्या बताया था? ये बता दिया था कि सत्य का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। उसमें क्या बताया था मैंने? एक थी, सत्य का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है।
अब इन्होंने क्या बोल दिया, संक्षिप्त मार्ग को शॉर्टकट नहीं है, बस इतना सा अंतर है, बाकी बिल्कुल लाइन हूबहू है। तो ये लाइन किसने कही है, ये लाइन कही है कार्ल प्रियंस ने कही है। आगे है कि कौन सा ईर्ष्या की भावना है जो फ्राइड ने दी थी, जिसमें लड़का है वो अपनी मां के प्रति प्रतिद्वंदता के कारण पिता से ईर्ष्या भाव, विपरीत लिंग की जो आकर्षण की बात है वो फ्राइड कहते हैं कि 7-8 साल की एज में हो जाता है। लड़के का जो रुझान है, आकर्षण है, वो मां के प्रति होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओडिपस परिसर बोलते हैं। समाजीकरण वाले में मैंने ये करवाया हुआ है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं एक बेटी का अपने पिता की प्रति आकर्षण। तो वो फ्राइड ने एक इलेक्ट्रा बताया है। जब वैश्वीकरण की गति पकड़ी तो भारत में प्रधानमंत्री कौन थे, तो वैश्वीकरण की शुरुआत है वैसे तो 1980 के दशक में प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन भारत के अंदर इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, वैसे शुरुआत हो चुकी थी लेकिन एक औपचारिक शुरुआत मानी जाती है वो 1991 से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, 1991 या उसके बाद से मानी जाती है। तब अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। तो इसमें बड़ा अस्थिरता का दौर था और पीवी नरसिम्हा राव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और उसके जो सारथी थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 59 नंबर है कि जिस पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है, पंचायत समिति, देखो पंचायती राज वाले में ये दूसरा प्रश्न है जो पंचायती राज वाले से पूछा गया है। तो इसको होता है, मैंने बताया था कि सबसे जो निम्न इकाई होती है वो क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है पंचायत समिति, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट या ब्लॉक पंचायत बोलते हैं। तो जिसे पंचायत समिति, तो पंचायत यानी ब्लॉक लेवल, ये विलेज लेवल, ये ब्लॉक लेवल और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये तीसरा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये तीन ही है, बिल्कुल दे ही रखे, उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये होता है कि एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, लगभग 20, 25, 30, 35 गांव से या ग्राम पंचायतों से मिलकर एक ब्लॉक बनता है या पंचायत समिति बनती है। अलग अलग राज्यों अलग अलग नामों से जाना जाता है। इलिच गिलार्ड द्वारा गढ़ा गया जनसांख्यिकी शब्द किस वर्ष में उनकी पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, किस वर्ष पूछा गया है। ये मेरी एक क्लास है डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी की एक क्लास है और उसमें पहली लाइन ही यही है कि 1855 के अंदर पुस्तक का नाम दिया हुआ है और तब से जनसांख्यिकी को एक विषय के रूप में पहचान मिली, या पहली बार प्रयोग है वो 1855 में किया गया। वहां डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, पहले पेज पे ही मिल जाएगा। किस तकनीक को मूल रूप से एक दृष्टिकोण की दीक्षा एवं तीव्रता को एक साथ मापने के लिए विकसित किया गया है, तो ये है स्टेपल स्केल। तो ये स्केल और पैमाने वगैरह मैंने अभी तक करवाए नहीं है, करवाएंगे तब इनको मैं अभी इन पे ज्यादा मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो कमेंट में लिख सकते हैं कि आप सर यहाँ गलत बोल रहे हो, आपने ये वहां पे हमें ये चीज नहीं मिल रही है। मैं वादे के साथ कहता हूं जो मैं चीज बता रहा हूं आपको वहां पे मिलेगी। आगे है हेकार्ट एवं सेनार्ट ने धर्म जाति की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया, धार्मिक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, धार्मिक सिद्धांत दिया। व्यवसायिक सिद्धांत एसफील्ड ने दिया और धार्मिक सिद्धांत है वो हेकार्ट एवं सेनार्ट ने दिया था। ये जाति एवं वर्ग एक मेरा क्लास है, उसके अंदर ये चीज आपको बताई गई है। कौन सा विवाह को संदर्भित करता है जिसके अनुसार ऊपर वर्ग या जाति का लड़का, ऊपरी जाति का लड़का निम्न जाति, यानी निम्न जाति की लड़की या निम्न वर्ग का लड़की और उच्च जाति का या उच्च वर्ग का लड़का, तो ये इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह होते हैं और भारत के अंदर यही होते हैं। और इसको यहाँ पे अंग्रेजी में दिया है और मैंने पहले भी कहा था कि अंग्रेजी शब्दावली है वो हमें पढ़नी है। और ये वैसे तो मैं कम ही बताता हूँ, ज्यादातर हिंदी में रहता है, पर कुछ कुछ टर्म्स है मैं बताता हूँ, हो सकता है मैंने ये बताया हो।
जो विवाह के प्रकार हैं उसमें मैंने ये हाइपरगेमी बता रखा है। आप जाइए विवाह वाले टॉपिक में, आपको ये चीज मिलेगी। तो ऊपरी या उच्च जाति का लड़का निम्न जाति या निम्न वर्ण की लड़की से शादी होती है, अनुलोम विवाह होता है, और ये अपने नॉर्मल यही होता है। किसने परिकल्पना को एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है जो अनुसंधान कार्यकर्ता के लिए मार्ग को रोशन करती है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा है बेन डालेन ने। ये मैंने नहीं करवाया है, परिकल्पना करवाया है, लेकिन ये प्रश्न है वो मेरे पीडीएफ या मेरी क्लास से नहीं आया, ये बाहर से आया है। कौन सा एक सामान्यीकृत विवरणों को संदर्भित करता है जिसमें वैधता का पहले ही परीक्षण हो चुका है? पहले ही वैधता का परीक्षण हो चुका है, तो ये है पद्धति। ये क्या है? मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी तभी स्वीकृत होती है जब वो पूर्ण रूप से वैध हो जाती है, बाकी नहीं है। आगे है कि जनजातीय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा विशेष निधियों के अनुदान, विशेष निधि, निधि मतलब आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, तो ये मैंने करवा रखा है, ये मैंने करवा रखा है जनजाति वाले के अंदर। अब वैसे भी आप कर सकते हो, अगर मैंने ये सारे के सारे कल 30 है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था करता है। 79 रिजर्वेशन है और सॉरी 82 है, और ये शायद 39 है। 82 और 39 है। 275 में मैंने ये चीज बता रही है कि विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान है वो किया गया है। इसके अंदर अलग से आयोग और अधिकारी की बात की गई है, और 325 है वो किससे संबंधित है? वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो 275 ही बचता है, आराम से आप कर सकते थे। A.R. देसाई की पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद में हालिया रुझान, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मार्क्सवादी है ये, तो A.R. देसाई ने अच्छी तरीके से बता रखा है। आगे है 68 नंबर प्रश्न कि शहरी समाजशास्त्र की उत्पत्ति, नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति। मैंने ये बताया कि नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति है या नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से कौन सा विश्वविद्यालय जाना जाता है? शिकागो विश्वविद्यालय जाना जाता है, शिकागो संप्रदाय, स्कूल ऑफ शिकागो। मैंने बहुत बार उस पे कहा कि ये प्रश्न आएगा, आप जाके देखना। मैंने कम से कम 5 बार ये रिपीट किया कि मैं शिकागो विश्वविद्यालय है वो नगरीय समाजशास्त्र के लिए अलग पहचान रखता है, और एक अलग से वीडियो बनाया है शिकागो संप्रदाय पे। और अब यहां पे एक डाउट है कि ये मैंने बताया था 1925 के अंदर। कितना बताया था मैंने? 1925 में बताया था कि नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति है वो 1925 में हुई। लेकिन यहां क्या है? यहां है कि 1928 दे रखा है। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है कि यहां 1928 क्यों दे रखा है। आप इस बेस पे इस प्रश्न को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन इस पे नहीं कर सकते कि शिकागो संप्रदाय की उत्पत्ति कहां हो, सॉरी शहरी समाजशास्त्र की। रॉबर्ट पार्क ने नगरीय समाजशास्त्र की, और कल ही मेरी कोई कमेंट आया था मेरे इस पे, इस वाले वीडियो पे, नगरीय समाजशास्त्र वाले पे, उसमें उन्होंने कहा कि नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति है वो 1915 के अंदर हुई। कहां हुई? 1915 के अंदर हुई। रॉबर्ट पार्क नहीं, जॉर्ज सिमेल है। जॉर्ज सिमेल नगरीय समाजशास्त्र के जनक हैं, और 1915 से नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ये कमेंट आए, उस पर मेरा उनके साथ डिस्कस भी हुआ। लेकिन मैंने जो इग्नू की किताबों में, जो 3-4 यूनिवर्सिटी की किताबों में, जिसमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी की किताबों के अंदर और कई किताबों में मैंने पढ़ा, मुझे 1925 ही मिला और रॉबर्ट पार्क ही मिला। अब ये 1915 जॉर्ज सिमेल ये कहां से आया ये मुझे पता नहीं है। तो मैंने तो इग्नू को मैं मान के चलता हूं कि वो है। और रॉबर्ट ने क्या है कि 1915 के अंदर एक लेख लिखा था, द सिटी। क्या लिखा था? द सिटी लेख लिखा था, 1915 के अंदर लिखा था।
लेकिन उनकी कोई रुझान ही नहीं किया, लोगों ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर 1925 के अंदर उन्होंने दोबारा से नए सिरे से प्रकाशित करवाया, तब लोगों को ध्यान गया, तब नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है द सिटी से। तो ये दोनों ही बात सही है, 1915 के अंदर है, लेकिन लेख था, लोगों का ध्यान नहीं गया था। तो ये चीजें लिख रखी है इग्नू की किताबों में, मैंने वहां से ली है। हाँ, ये जरूर है कि सीमेल कहां से आया है। 1915 में रॉबर्ट पार्क ने ही ये लेख लिखा था। तो कुछ है तो वो यहां देख सकते हैं, उसमें है अपना नगरीय समाजशास्त्र वाला टॉपिक है, उसमें मैंने इन पे चर्चा कर रखी है। आगे है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान है, वो किस अनुसूची में किया गया है। तो देखो अनुसूची और भाग इनको तो छोड़ दो, अनुसूची 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, ये दो है जो जनजातियों से संबंधित है। तो ये दोनों को मैंने ढंग से करवाया है। 6ठी अनुसूची में कुछ अलग बातें हैं और 5वीं अनुसूची में अलग है। दोनों में बताया था कि दोनों में आप अंतर करना सीखिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, तो वो उसमें करवाया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। आगे है निर्जीव वस्तुओं में जीवित आत्माएं होती है। ये किस व्यक्ति का मानना है, किसका मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में जीवित आत्माएं होती है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको एकेश्वरवाद नहीं कहेंगे, उसे बहुदेववाद नहीं कहेंगे, प्रत्यक्षवाद तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अब ऑप्शन क्या बचता है कि ये नाम तो पहली बार सुने, इसको हमारे क्या बोलते हैं, भूतवाद। क्या बोलते हैं, भूतवाद, फेटिज्म्स। तो ये होता है भूतवाद, इसका सही आंसर होगा। आप आराम से इसको कर सकते थे। आगे है निम्न में से कौन अंतिम रिपोर्ट को औपचारिक प्रति के साथ जाता है, अध्ययन के पीछे उद्देश्य को संदर्भित करता है। तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है कि कौन अंतिम रिपोर्ट की औपचारिक प्रति के साथ जाता है और अध्ययन के पीछे के उद्देश्य को संदर्भित करता है। ये थोड़ी सी हिंदी इनकी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है। तो संचारण पत्र इसका सही आंसर होगा। आगे है निम्न में से किसका अर्थ है कि एक नौकरी में नियोजित श्रमिक आवश्यकता बहुत अधिक है। एक नियोजित श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है, यानी किसी कार्य के अंदर आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परछन। बेरोजगारी हुई, बेरोजगारी यानी काम तो 2 लोगों का है लेकिन ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। किसके अनुसार, डायलेक्टिक्स शब्द प्रश्न और उत्तर की प्रतिनियुक्ति की कला को संदर्भित करता है। तो ये कथन किसका है, ये अरस्तु का है। ये किसका है, अरस्तु का है। ये मैंने नहीं करवाया हुआ है और ये थिंकर्स हैं, ये बाहर से ही पूछे गए, अपने सिलेबस में नहीं थे। कौन सी द्विव आयामी तालिका है, द्विव आयामी तालिका है। तो कौन सी है, इसमें देखेंगे 3 वाली नहीं होगी, सरल नहीं होगी, 1 नहीं होगी, तो द्विउच्चर तालिका होगी। तो इसको हम कर सकते हैं, आइडिया आराम से लगा सकते हैं। 1928-29 को बारदाली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो ये मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन वाले में करवा चुका है और यही वो आंदोलन है जब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है बारदौली की महिलाओं ने दी। गुजरात के अंदर ये हुआ था। और ऐसे प्रश्न जो करवा रखे हैं, बड़े इजी करवा रखे हैं, डायरेक्ट करवा रखे हैं, अगर वो प्रश्न आप गलत करके आते हो तो फिर दुख होता है, फिर पढ़ाने का फायदा क्या है। अगर आप जो करवाते हैं उसको हूबहू नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी गलत बात है। आगे है, निम्न में से किस शोधकर्ता गणितीय गणना के उपयोग में एक सामाजिक घटना को समझने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सांख्यिकीय विधि। उसको क्या बोलते हैं, सांख्यिकीय विधि। ये मैंने करवा रखा है, देखना आप रिसर्च वाले टॉपिक में जाकर। प्राचीन महाकाव्य रामायण में जनजातीय समूहों को किस नाम से जाना जाता है, जनजातीय समूहों को किस नाम से जाना जाता है, जन के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, जन के नाम से जाना गया। ये मैंने नहीं करवाया। आगे है, उस अर्थव्यवस्था को किसने प्रतिपादित किया जो उत्पादन के साधनों को संगठित करती है और उत्पादन के संबंधों में बुनियादी ढांचा करती है। तो उत्पादन संबंध और उत्पादन साधनों की चर्चा किसने की है, कार्ल मार्क्स ने की है। किसने की है, कार्ल मार्क्स ने की है। अध्ययन के दायरे और ढांचे के संबंध में की गई प्रक्रिया को संकलित करने के उद्देश्य से लिखी गई रिपोर्ट
के प्रकार को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग है वो किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है, रिसर्च वाला प्रश्न है। तो रिसर्च वाले प्रश्न है वो काफी हमेशा के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको मूल रिपोर्ट कहते हैं। रिसर्च में हमें बहुत गहराई से जाना पड़ेगा, और फिर भी सबसे ज्यादा अगर कि कोई प्रश्न गलत होते हैं तो वो रिसर्च के होते हैं, हमेशा होते आए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि रिसर्च की शब्दावली बहुत ही जटिल होती है। देश में रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? 1993 में की गई थी। ये उस योजना का ग्रामीण स्वरोजगार योजना ऐसे करके कुछ है। 1945 में तो देखो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 1966 तक ये प्रावधान नहीं आया था। 1978 और 1993 में आपको डाउट हो सकता था, ये मैंने नहीं करवाया। सामाजिक सत्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये सामाजिक सत्रीकरण वाला टॉपिक है, उसमें मैंने करवा रखा है किंग्सले डेविस एवं मूर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डेविस एवं मूर। क्या बोलते हैं? डेविस एवं म्यूर। और इसकी ट्यूमन ने इसकी आलोचना की थी। और जो कार्ल मार्क्स है उसको बोलते हैं संघर्षवादी सिद्धांत। गौड़ों में पुजारियों का वर्ग कौन सा कहलाता है? गौड़ जनजाति है, उसमें पुजारियों का वर्ग है वो कौन सा कहलाता है? तो ये जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। तो उसको कहते हैं बेगा। क्या कहते हैं? बेगा कहते हैं। ये मैंने एक पढ़ा था, लेकिन मैं ये कोई क्लास वैसे नहीं हो पाई थी प्रॉपर मध्य प्रदेश की जनजातियों पे। आगे है सत्रीकरण की परिभाषा, वह प्रणाली जिसके माध्यम से संसाधनों एवं पुरस्कारों को वितरित किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है। तो ये परिभाषा किसने दी है सत्रीकरण की? ये परिभाषा दी है विलियम जे गुड्डे ने दी है। किन्होंने दी है? विलियम जे गुड्डे ने। आगे है कि आंध्र प्रदेश राज्य में ऋणग्रस्तता शब्द को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर ऋणग्रस्तता को किस नाम से जाना जाता है? बेट्टी के नाम से। बेट्टी। तो ये नहीं करवाया हुआ है, पढ़ाओ, ये मेरा जरूर है खुद का, लेकिन ये मैंने, क्योंकि ये क्या सामाजिक समस्याओं से संबंधित है, और तो ये हमारा जो ऋणग्रस्तता है वो गरीबी वाले टॉपिक के अंदर आ जाता है। तो ये है। आगे है कौन सा सामाजिक सत्रीकरण के प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है जो समाज के सदस्यों के बीच असमान शक्ति संबंधों पे जोर देता है? असमान शक्ति संबंधों पे जोर देता है। संघर्षवादी सिद्धांत नहीं देता है, प्रकार्यात्मक नहीं देता है, संरचनावादी नहीं देता है, एलिट थियरी देती है। क्या देती है? एलिट थियरी। शक्ति की बात, शक्ति यानी जिनके पास होगी शक्ति, उसको क्या कहेंगे? एलिट कहेंगे। अभिजात वर्ग कहेंगे, संप्रभात वर्ग कहेंगे। और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि शक्तियों का समान रूप से बंटवारा हो। आगे है निम्न में से किस ने समाज पर एक बड़ा प्रभाव डाला और प्रचलित सामाजिक मतभेदों को दूर किया, जिससे मनुष्यों के बीच में स्वतंत्रता एवं समानता को घोषित किया गया? तो ये जो हम जब उत्पत्ति की बात करते हैं ना, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई, तो 3 कारण बताते हैं। औद्योगिक क्रांति बताते हैं, पुनर्जागरण काल बताते हैं, बौद्धिक क्रांति बताते हैं, और उसमें से एक बताते हैं फ्रांसीसी क्रांति। क्या बताते हैं? फ्रांसीसी क्रांति बताते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 शब्द थे। तो ये कहां से है? ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आगे है कौन सा गहन और खोज प्रकार के साक्षात्कार को संदर्भित करता है जो कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों पे जोर देता है? तो ये गहन अध्ययन किससे आएगा? गहन साक्षात्कार से आएगा, डेप्थ इंटरव्यू में से आएगा। आगे है 1920 के दशक में किशोर अपराधियों को वयस्कों से अलग करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का निर्माण किया गया ताकि सुधार सत्तावादी वातावरण से मुक्त है वो किया जा सके? ये क्राइम के, ये जो अपराध का टॉपिक है वो डायरेक्ट अपने इस सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने अपराध का करवा रखा है या करवाऊं, अभी ज्यादा नहीं करवा रखा है। तो इसमें आता है ये बोस्टन स्कूल आता है। इसकी शुरुआत 1926 के अंदर सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई है शायद तक। और तमिलनाडु कन्फर्म है कि तमिलनाडु में बोस्टर स्कूल की सुधार गृहों की शुरुआत है वो वहां से हुई थी। आगे है कि शहरीकरण को किसने गांव से नगर में लोगों के पलायन और प्रवासियों और उनके परिवारों तथा गांवों के साथियों पर
इस आंदोलन के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया है। तो ये किया है जीएस घुरिये ने। किन्होंने किया है? जीएस घुरिये ने किया है। आगे है कि निम्न में से क्या ज्यादातर तब एक सामाजिक भूमिका में मौलिक रूप से बदल जाती है जब कोई व्यक्ति एक नए समूह में शामिल होने पर नए विचारों और मूल्यों को सीखता है। तो नए मूल्यों को सीखना, किसी जब व्यक्ति एक समाज को जाकर दूसरे समाज में जाता है, दूसरे समूह में जाता है और उनके मूल्यों को सीखता है, जैसे भारत का व्यक्ति अमेरिका में जाएगा तो उसको क्या होगा? उसका पुनर्समाजीकरण होगा। एक बार हो चुका है, पुनर्समाजीकरण होगा। अग्रिम समाजीकरण है वो संदर्भ समूह से जुड़े, यानी पहले से ही चीजों को जोड़ना। प्राथमिक समाजीकरण परिवार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा होता है। विकास समाजीकरण तो कुछ है ही नहीं। आगे है किस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अलग से गठन किया गया? तो 2006 में किया गया। कब किया गया? 2006 में किया गया। ये मैंने नहीं करवाया हुआ है। आगे है कि ज्योतिबाराव फुल्ले ने 1873 में किस समाज की स्थापना करवाई थी? तो ये तो हम सबको पता है, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना है वो ज्योतिबा फुल्ले ने करवाई थी। ये जो हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन है उसमें हमने देखा था। निम्न में से कौन सा शरीर के तंत्रिका तंत्र को गति देता है जिससे ऊर्जा की भावना पैदा होती है? तो तंत्रिका तंत्र को गति देता है जिसमें ऊर्जा की भावना होती है, तो उसको कहते हैं उत्तेजक पदार्थ। क्या कहते हैं? उत्तेजक पदार्थ कहते हैं। ये मादक द्रव्य, मादक द्रव्य का एक टॉपिक है, उसमें करवाया हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं था इस, और फिर भी ये दिया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से इन पे हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम्स में, सामाजिक समस्याओं में ये चीजें आ जाती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसमें दो नाम आते हैं, एक यूपी का नाम आता है, एक बिहार का नाम आता है। 1936 के अंदर, 1936 के अंदर, जिनको स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम भारतीय किसान आंदोलन के जनक के तौर पे भी जानते हैं, 1936 के अंदर इन्होंने किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश। बिहार में क्या हुआ? बिहार के अंदर आंदोलन चलाया था और इसकी स्थापना है, प्रथम बैठक हुई थी वो लखनऊ के अंदर हुई थी। नींव थी वो बिहार के अंदर पड़ी थी और इसके साथ और थे वो तेलंगाना वाले, अभी नाम मुझे नहीं आ रहा। निम्न में से कौन सा जनसंख्या का विश्लेषण शामिल है जिसमें मृत्यु, जन्म दर, उसको क्या कहेंगे? इन सब के अध्ययन को क्या कहेंगे? जनसांख्यिकी कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसांख्यिकी कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक स्टडी कहेंगे। तो ये डेमोग्राफी वाले में आ जाएगा। कौन सा फैलाव का माप है और सीमा से अधिक फायदेमंद है? चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन, तो ये जो उनमें है, जो माप है, रिसर्च वाला टॉपिक है, वो अभी हमने करवाया नहीं है। निम्न में से किस में युवा किसी विशेष मुद्दे को लेकर सत्ताधारकों के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करते हैं और आमतौर उन पे साथ समस्याओं पे चर्चा है वो की जाती है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रेरक आंदोलन। प्रतिरोध तो किसी को रोकने के लिए किया जाता है, सामूहिक असंतोष तो सबके अंदर ही होता है, प्रवासी एक अलग उदाहरण है। इसको कहेंगे प्रेरक आंदोलन। क्या कहेंगे? प्रेरक आंदोलन। आंदोलन का मैंने बताया था कि किसी भी चीज को लेकर बदलने के लिए या बदलाव लाने के लिए या किसी चीज को बदलने के लिए जब सामूहिक प्रयास किया जाता है तो उसे आंदोलन कहते हैं। तो बदलने के, रोकने के लिए होता है तो वो प्रतिरोध होता। तो ये क्या होगा? प्रेरक आंदोलन होगा। आगे है, निम्न में से कौन सा डेटा के आलेखीय निरूपण को संदर्भित करता है और पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि में इसका उपयोग किया जाता है? तो ये पिक्टोग्राम है। क्या है? पिक्टोग्राम है। ये मैंने नहीं करवाया हुआ है। रिसर्च के 50% चीजें मैंने करवा दी है, 50% चीजें वो करवानी है। फिर भी मैं कहता हूं कि रिसर्च वाले जो पर्सन होते हैं वो बहुत गलत होते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम एवरेज निकालें तो रिसर्च वालों की गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने पहले भी कह दिया कि रिसर्च के मैंने जो करवाए हैं वो तो ठीक है, पर कुछ करवाए नहीं है, ये टाइम नहीं मिला था, उस वजह से रह गया था। इसलिए आप मुझ पे ये मत कहना कि सर आपने ये करवाया नहीं है, तो नहीं करवाया बिल्कुल, मैंने इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। अगस्ट काम्टे के परिप्रेक्ष्य के अनुसार बौद्धिक सामंजस्य किस प्रकार के समाज में बना रहता है? बौद्धिक सामंजस्य अगस्ट काम्टे के अनुसार पूंजीवादी समाज में, रूढ़िवादी समाज में, विकासवादी समाज में, या समाज जो सामाजिक स्थिरता का आनंद लेता है? किसका लेता है? सामाजिक
स्थिरता, यानी इन्होंने दो प्रकार के समाज बताए थे, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, तो ये सामाजिक स्थितिकी वाला है। आगे है कि निम्न में से कौन सा निरंतर कारकों को संदर्भित करता है जो मानव व्यवहार के तरीकों को प्रभावित करता है, जो मानव व्यवहार के तरीकों को प्रभावित करता है। ये है, पता नहीं कहां से इन्होंने ये प्रश्न लिया है। निरंतर कारक जो मानव व्यवहार के तरीकों को प्रभावित करते हैं, तो इसमें इन्होंने सही माना है अवशेष को। किसको माना है? अवशेष को सही माना है। आगे है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रावधान है, वो किसमें किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 16(4) के अंदर किए गए हैं। ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का टॉपिक्स है, जो क्लास थी उसमें बताया गया है आपको पहले से। आगे है कि सामाजिक सत्रीकरण श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंध से एक दूसरे से जुड़े श्रेणियों के स्थायी समूहों में समाज का विभाजन है। ये सामाजिक सत्रीकरण, देखो उन्होंने बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। सामाजिक समूह है, संस्कृति है, परिस्थिति है, भूमिका है, लेकिन सामाजिक सत्रीकरण से बहुत प्रश्न पूछे अब की बार। सामाजिक सत्रीकरण से बहुत प्रश्न है वो पूछे हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है कि जब सिलेबस दे दिया तो सभी को थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड का, मैंने कहा ना स्टैंडर्ड का है, तो इसका पेपर तो स्टैंडर्ड का है, लेकिन ये जो आउट ऑफ सिलेबस कुछ प्रश्न है, और किसी एक टॉपिक को बिल्कुल भी मत सुनना और एक टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लेना, ये थोड़ा सा इस पेपर के अंदर कमी है। आपको लगता है कि इसमें किसी पे, क्योंकि ये परिभाषा है तो अभी मुझे याद नहीं आ रही कि परिभाषा किसकी है, तो अगर आपको कोई लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्या हम इन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो अपने चर्चा उस पर कर लेंगे। तो यह जिस्ट वर्ग है। आगे है कि कामटे के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक घटनाओं का एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। तो अगस्त कामटे ने किसकी बात की है? सामाजिक घटनाओं का विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र। क्या है? समाज शास्त्र है। आगे है कि आजीविका के वैकल्पिक स्रोत के लिए किसानों को कृषि से गैर कृषि क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विकृषीकरण। क्या है? विकृषीकरण, यानी कृषि से गैर कृषि, गैर यानी विकृषि। प्रमुख जाति की अवधारणा, प्रमुख जाति यानी प्रबल जाति, प्रभु जाति। तो प्रभु जाति की अवधारणा या प्रबल जाति की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पे दी है। आगे है तार्किक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का पुनः प्रकाट्य कहां हुआ? तार्किक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का पुनः प्रकाट्य कहां हुआ? वियना में हुआ। इसका मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, पहली बार ये मैंने पढ़ा है। आगे है 107 नंबर प्रश्न। 1893 के अंदर बंगाल के अंदर जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ये भू राजस्व की व्यवस्था है, तीनों से भू राजस्वों से पूछा गया है, रेतवाड़ी से भी पूछ लिया, जमींदारी से भी पूछ लिया। तो ये मैंने करवाए हुए हैं भू राजस्व वाली ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत। आगे है सांस्कृतिक राजधानी शब्द किसने गढ़ा? सांस्कृतिक राजधानी क्या होता है? राजधानी अब पियरे बारदेव की अवधारणा है सांस्कृतिक पूंजी। क्या है? सांस्कृतिक पूंजी। ये जब अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेट करते हैं तब ये चीजें गड़बड़ हो जाती है, तब ये चीजें गड़बड़ होती है। अब कैसे हुआ? ये राजधानी शब्द कहां से आया? सांस्कृतिक पूंजी थी, अब ये है कि पूंजी, पूंजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल कहते हैं किसको? पूंजी को। अब कैपिटल का जब हम वापस से हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न है वो गड़बड़ होते हैं। पूंजी से कैपिटल बना, कैपिटल को इन्होंने हिंदी जब अनुवाद किया तो कल्चरल ये कैपिटल होगा, तो उसको उन्होंने हिंदी अनुवाद किया तो राजधानी कर दिया, पूंजी इसका सही हिंदी अनुवाद होता। तो इस चीज पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वो एक लाइन लिखते हैं कि किसी भी विवाद की स्थिति में जो अंग्रेजी शब्दावली है
वो मान्य होगी, हिंदी वाली शब्दावली मान्य नहीं होगी, तब ये हमारे हाथ है वो बंद जाते हैं। इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाज के किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, समाज में वर्गीकरण कैसे बढ़ता है? तो मैंने कहा है इमाइल दुर्खिम वाले टॉपिक में कि जब इमाइल दुर्खिम ने कहा कि जब जनसंख्या की वृद्धि और नैतिक घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि और नैतिक घनत्व है, तो यहां वृद्धि से तात्पर्य मात्रा से ले लिया। किससे ले लिया? मात्रा से ले लिया। वृद्धि वॉल्यूम मात्रा से ले लिया और नैतिक घनत्व है, तो मात्रा क्या की मात्रा बढ़ना, घनत्व से तात्पर्य नैतिक घनत्व में वृद्धि होना। जब जनसंख्या वृद्धि और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तब सरल समाज है वो जटिल समाज में बदल जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा आश्रम के अनुसार सन्यासी के प्राथमिक लक्ष्यों को संदर्भित करता है? तो कौन करता है? आश्रम व्यवस्था से पूछा गया है कि सन्यासी की प्राथमिक लक्ष्य, तो सन्यासी का प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष प्राप्त करना। क्या करना? मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य ऊर्जा के न्यूनतम पोषण स्तर को निरूपित करने के लिए, अभी हिंदी है थोड़ा सा मुश्किल है, निर्वाह यानी जीवन निर्वाह के लिए खाद्य ऊर्जा यानी जो कैलोरी ऊर्जा है, जो कैलोरी ऊर्जा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति चाहिए और नगरीय क्षेत्र में 2100 प्रति व्यक्ति चाहिए, अगर उससे कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, इससे न्यूनतम रहता है, तो उसको कहते हैं गरीबी रेखा। क्या कहते हैं? गरीबी रेखा। से नीचे को कहते हैं बीपीएल, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल होता है अबोव पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी वाले में से पूछा गया ये शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत का कौन सा हिस्सा स्थापित किया गया? तो आजकल है वो ग्राम, उसको बोलते हैं ग्राम न्याय पंचायत। क्या कहेंगे? न्याय पंचायत है वो शीघ्र निपटारे के लिए गांव स्तर पे है वो की जाती है। एक वेद परिकल्पना के संबंध में से कौन सा सही नहीं है? वेद परिकल्पना में परीक्षण होती है, परीक्षण किया जा सकता है, स्पष्ट होती है, स्टिक होती है, विशिष्ट होती है, असत्य नहीं होती है, अस्पष्ट नहीं होती है। निम्न में से कौन सा एक जातीय समूह से मिलकर बनता है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी और दक्षिण एशिया और प्रशांत द्वीपीय समूह के लोग शामिल होते हैं? ऑस्ट्रेलियाई लोग शामिल रहते हैं। भारत के अंदर जनजातीय वालों में आता है या प्रजातीय वाले टॉपिक्स में आता है, इनको बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड बोलते हैं। मंगोलाइड हैं वो ऊपर से आए हुए हैं, कोकेसाइड भी इस नहीं है, कोकेसाइड है वो आदिवासियों में नहीं आएंगे, आदिवासियों के अंदर निग्रोटोस और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है वो आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से जो संबंधित है उनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड कहते हैं। आगे जॉर्ज सिमेल टोनीज और समाजशास्त्री और समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित है? किस स्कूल से संबंधित है? तो इसके अंदर दो संप्रदाय हैं अपने। कितने संप्रदाय? दो संप्रदाय हैं, एक फॉर्मल और एक सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? सिंथेटिक का मतलब है वो ये जिन्स वर्ग ने दिया था समन्वयात्मक। क्या है? समन्वयात्मक। और दूसरा है ये है विशिष्ट, इसको क्या बोलते हैं? स्वरूपवादी। स्वरूपवादी क्या बोलते हैं? स्वरूपवादी, जो कहते हैं कि समाजशास्त्र की एक विशिष्ट पद्धति होनी चाहिए, जो सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप है उनका अध्ययन करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल स्कूल और इसको बोलते हैं सिंथेटिक स्कूल। तो ये जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु वाली क्लास है, उसमें ये चीजें बताई गई है। आगे है कि भारतीय गांव में पंचायती राज व्यवस्था का पुनरुद्धार की सेवा, तो ये तो हम सभी जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अध्ययन के दौरान आने वाली समस्याओं, इस समय वित्तीय या मानव संसाधनों के संदर्भ में बाधाओं की संक्षिप्त चर्चा किसमें की जाती है? तो लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी के अंदर की जाती है। अध्ययन की समस्याएं आती है कि कौन कौन सी अध्ययन की समस्याएं हैं। बाकी मुख्य पाठ क्या होगा, कार्य प्रणाली क्या होगा, ग्रंथ सूची क्या होगा। अब आपको लग रहा होगा कि पेपर बहुत इजी है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होते हैं
तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत आसान होते हैं और वो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। लेकिन वो अगर 2-4 ही हैं तब तो देखो सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर वो 2-4 से ज्यादा है, 20-25 है, 30-35 है, तो फिर देखो अपने लिए ये विचार करने वाली बात है। तो ये जो जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए आत्म मूल्यांकन करने वाली बात है कि हमें कहाँ कमियां रह गई और आगे जब हम तैयारी करें। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, उन्होंने भी अपनी तरफ से, कौन ऐसा है जो गलत करना चाहेगा, सब अपनी तरफ से सर्वोत्तम प्रयास करते हैं और आपने भी अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। लेकिन देखो कुछ कमियां रहेगी। मैंने क्या कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिस्टम की कमियां होती है, सिस्टम की गलतियां होती है, हम उनको नहीं सुधार सकते। कुछ होती है जो हमारी कमियां होती है, हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो पूर्वों से निर्धारित प्रश्न, पूर्व से जो निर्धारित प्रश्न होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संरचित साक्षात्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरचित साक्षात्कार बोलते हैं। और जब पहले से ही कोई निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं असंरचित साक्षात्कार। आगे है, किस शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के समूह को निरूपित करने के लिए किया जाता है जिनके द्वारा कम या ज्यादा समान धन है? तो क्या है? ये वर्ग की परिभाषा दी जा रही है। व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है। धन यानी जो आर्थिक आधार पे होता है और सेवाओं एवं वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जो दुर्लभ है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सामाजिक वर्ग। क्या कहेंगे? सामाजिक वर्ग कहेंगे। किस समिति ने इस बात की वकालत की कि भारत के किसी भी हिस्से के लिए एक शासी निकाय की स्थापना होनी चाहिए और उसे संवैधानिक संरचना की जानी चाहिए? तो ये लगभग पंचायती राज से स्थानीय निकायों से लेकर कुल 6 कमेटियां बनी है। कितनी कमेटियां बनी है? पंचायती राज वाला जो मेरा क्लास है उसमें से अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है तो 4%, 3-4% इस पेपर में आए हैं, केवल एक वीडियोज में। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के अंदर बनी थी। कब? 1957 के अंदर पहली कमेटी बनी थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित करने की बात की थी और 1959 के अंदर इसकी अनुशंसा के आधार पे, विशेष तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ है, वो लागू किया गया था। बाद में अशोक मेहता समिति 1977 के अंदर बनी थी। इसने पंचायती राज के 2 स्तर बताए थे। कितने कहा था इन्होंने? द्विस्तरीय पंचायती राज की बात है वो कही थी। और ये एमएल सिंह भी समिति है, ये 1985 में बनी थी और इसने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इसकी सिफारिश पे ही जो वर्तमान 73वां संविधान संशोधन है, कई बार 1985 में भी प्रयास किया गया था, 1989 में प्रयास किया गया था और फिर 1993 के अंदर जाकर पंचायती राज वो सफल हो पाया था। तो ये सब के बारे में मैंने वहां बता रखा है। अब ये क्या है कि आगे है 121 नंबर, पर्सन डिलीट हो गया है, इसको हम बाद में देखेंगे, मिलान करना था कुछ। आगे है एंड्रॉयड स्टोनोजोल ऑक्सीड्रिल कौन से है? ये पता नहीं कहां से पर्सन पूछ ली है। एनाबोलिक स्टेरॉयड, कोई आपके ऐसा कोई टॉपिक होगा जो पहले पेपर्स में हो? ये किसी भी एंगल से सोशियोलॉजी का तो नहीं लगता है। आगे है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत कब से हुई? 1952 में हुई। 1952 के अंदर हुई। ये भी पंचायती राज वाले में दिया हुआ है। पंचायती राज से पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 के अंदर। इसका एस.सी. दुबे ने परीक्षण भी किया था और उसके बाद में 1959 के अंदर इस कार्यक्रम के स्थान पे पंचायती राज की शुरुआत है वो 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। आगे है ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्यों में से तो ये पंचायती राज केंद्रीय है। पंचायती राज से भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो इनके जो कुल पंचायती राज को 29 कार्य सौंपे गए। कितने? 29 कार्य सौंपे गए हैं। उनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये अनिवार्य कार्य है वो क्या, कौन सा नहीं है? अकाल राहत के उपाय करना। प्रश्न नंबर 125 है, निम्न में से क्या आमतौर पर सामान्य तालिकाओं के संक्षिप्त किया जाता है और तुलना और विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है? तो ये जो हमारा वर्गीकरण वाला है,
जब तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण करते हैं, सारणीकरण करते हैं, उनसे ये संबंधित है। तो इसका सही होगा व्युत्पन्न तालिकाएं। और इतना आइडिया नहीं था मुझे कि रिसर्च से इतने ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। रिसर्च से जो पिछली बार हुआ था उसमें 4 या 5 प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले 2018 के अंदर जब एग्जाम हुआ था तब रिसर्च से 4 या 5 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिए और उस वजह से मैंने इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया या टाइम भी नहीं मिला और कुछ चीजें करवा दी थी, ये रह गई थी चीजें, और इन्हीं में से सबसे ज्यादा प्रश्न है वो पूछ लिए गए हैं। आगे है, किस प्रकार की नमूना तकनीक में यांत्रिक यानी सत्रीकृत एक तत्व आमतौर पे यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग करके उस इकाई को चुनने के लिए पेश किया जाता है, तो उस प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। वो किससे होनी चाहिए? वो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित नमूनाकरण। अब सैंपलिंग का एक नाम और दे दिया, नमूनाकरण। तो ये जो सैंपलिंग वाला है उसमें मैंने ये करवा रखा है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 2013 के अंदर पारित किया गया था। ये कांग्रेस सरकार ने मुख्य रूप से जो जनजाति है उनके लिए ये किया गया है, ये नहीं करवाया था। आगे है कि निम्न में से किसने पिछड़ी जनजातियों का उल्लेख किया? सर्वप्रथम पिछड़ी जातियों का या जनजातियों का उल्लेख है। अब देखो ये क्या है? पिछड़ी जनजातियां। अब इसका सही अनुवाद क्या होता है? अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां। तो ये भी करवा रखा है कि 1935 का जो अधिनियम है, साइमन कमीशन ने पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन किया था और 1935 में इसको शामिल कर लिया गया था भारत सरकार अधिनियम में। 129 है, फिर वो डिलीट हो गया है। आगे है, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य काम और मातृत्व राहत के लिए उचित और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करेगा? ये जो है अनुच्छेद, इसमें 34 को सही माना गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि मातृत्व लाभ के लिए और काम के लिए ये कई अनुच्छेद हैं। इनमें से कई अनुच्छेद देखो, 29 तो होगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। 15 भी नहीं होगा। अनुच्छेद 39A है जो कि मुख्य रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो उसमें ये नहीं है, ये तीनों तो नहीं है। तो इस वजह से तो ये अगर बचता है तो वो 34 ही बचता है। 34 को हम ज्यादा पढ़ते नहीं है क्योंकि जो मूल अधिकार है वो 32 तक समाप्त हो जाते हैं और नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से या 35 से शुरू होते हैं। 34 से तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। अभी 34 को मैंने ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा क्या कमेंट के माध्यम से कि क्या इस पे ऑब्जेक्शन है वो लग सकता है क्या। आगे है, किस संविधान संशोधन में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है? तो 51वें संविधान संशोधन पढ़ा गया है, तो ये भी संविधान संशोधन को भी हमें देखना पड़ेगा। तो कोई एक क्लास लगाएंगे संविधान संशोधन के लिए। आगे है, विवाह के किस रूप में पिता अपनी पुत्री को धर्म की अपेक्षाओं के अनुसार गाय और बैल यानी गाय और बैल की जोड़ी देकर विवाह करता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको आरस विवाह। क्या कहते हैं उसको? आरस विवाह कहते हैं। ऋषि विवाह भी उसको कह सकते हैं। तो ये देखो, अंग्रेजी के अंदर मैंने कहा भी था कि अंग्रेजी को हमें साथ साथ लेके चलना है। अंग्रेजी में तो ये बिल्कुल सही कहा गया है, आरस विवाह। लेकिन अब जब इसका हिंदी से रूपांतरण किया गया, गूगल को कहा गया कि आप इसका ट्रांसलेट करो, तो गूगल ने क्या कर दिया? आरस की जगह क्या कर दिया? अरसा कर दिया। क्या कर दिया? अरसा विवाह। अरसा विवाह कर दिया। लेकिन फिर भी हम आराम से अंग्रेजी शब्दावली को देख के कर सकते थे कि ये आरस विवाह है। अगर इस प्रकार के प्रश्न गलत हुए हैं तो फिर बड़ा दुख भी होगा जिनके 4-5% अगर बचे हुए हैं और ये इस प्रकार के प्रश्न गलत हुए हैं, वो भी टाइपिंग की वजह से।
तो टाइपिंग की वजह से तो नहीं कह सकते, खुद का भी होना चाहिए। निम्न में से किस सदस्यों को 5 साल के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर जिले से चुना जाता है? अब ये बड़ी परेशानी है, यहां पे जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है। क्या क्या प्रश्न है ये? हिंदी में तो इसका कुछ नहीं है, बकवास बन रहा है। 5 साल के लिए चुना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब वैसे के आधार पे चुना जाता है, सब कुछ चुना जाता है। बस एक ही आइडिया लगा सकते हैं, इन्होंने जिला शब्द दे दिया, जिले से। तो यहां थोड़ा सही होता है, ग्राम पंचायत और जो ऑप्शन है वो भी इसके अनुकूल है, तो यहां पे हम सही है वो जिला परिषद है वो कर सकते हैं ऑप्शन को देखकर। पर्सन थोड़ा सा सही नहीं है, तो ये जिला परिषद होगा, क्योंकि जिले स्तर पे तो जिला परिषद ही होती है। ये भी पंचायती राज से, तो पंचायती राज से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। कितने? बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए। भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन या संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में क्या परिभाषित किया जा सकता है? तो भूमि ए लगाओ। क्या है? भूमि ए लगाओ। आगे है, निम्न में से कौन सा शोध प्रबंध शोध में अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि और नैदानिक मनोविज्ञान से उधार ली गई है? एसोसिएशन टेक्निक, ये भी नहीं करवाया हुआ है। आगे है, कौन सा शब्द जनजाति के लिए रूप में जाने जाने वाले लोगों को नामित करने के लिए किया जाता है? शब्द के बारे में सही नहीं है, यानी जनजाति को किस रूप में जानेंगे? आदिवासी कहेंगे, वनवासी कहेंगे, आदिम जाति कहेंगे। बोडो तो एक जनजाति का रूप है, जनजातियों को या आदिवासियों को बोडो नहीं कहते हैं। तालिका का पहला स्तंभ कहलाता है, तो ये जो सारणियन वाला है इससे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं? स्टब बोलते हैं। तो ये मैं जब कहता हूं कि भी लगभग इतने प्रश्न मेरे वाले से आते हैं, तो मेरे का तात्पर्य होता है कि मैंने जो करवाया हुआ है अगर उनमें से, अब जो नहीं करवाया हुआ है उसमें तो फिर क्या कह सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल करवाए नहीं है, तो उनको धीरे धीरे हम करवाएंगे। अभी 2 टॉपिक्स हैं वो हमारे पीएचडी के चलेंगे कि पीएचडी किस प्रकार से होती है, उसकी किस प्रकार से सिनॉप्सिस, थीसिस, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम मुख्य रूप से यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी को टारगेट करते हुए क्लासेस है 2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। आगे है, मालाबार में नायरों के जो परिवार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं तारवाड़, या कई जगह थारवाड़ भी लिखा आता है। आगे है, नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया? व्यावसायिक सिद्धांत दिया है। आगे है कि किस प्रकार के दंड केवल लंबोत्तर रेखाएं हैं जहां दंडों की लंबाई उसके संबंधित संख्यात्मक मानों के समानुपाती होती है? तो वही वो रिसर्च वाला है, एक आयामी आरेख इसको सही माना गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की समस्याओं को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन है, वो कब किया गया था? 1977 में किया गया था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं अभी। रिसर्च पंचायती राज से फिर प्रश्न पूछ लिया गया है, किस जाति ने बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर आदि जिलों में उच्च जनसंख्या दर्ज की है? तो ये गौड़ जाति ने किया है। ये इसकी जनजातियां गौड़ और भील 2 ही तो जनजातियां थी, और ये भी मैंने जो एप पे क्लास लगाई थी उसमें बताया था कि गौड़ जाति है वो सबसे अधिक बस्तर जिले के अंदर है, लगभग 64% आबादी गौड़ों की है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन पे क्लास लगाई थी उसमें ये बताया था, यूट्यूब पे ये क्लास नहीं थी। किसने सामाजिक असंगठन को एक समाज, समुदाय, समूह के स्थिति के रूप में परिभाषित किया जिसमें सामाजिक नियंत्रण का टूटना है या एक सामाजिक व्यवस्था है? तो ये सामाजिक संगठन की परिभाषा है वो राम आहूजा की है। क्या है? असंगठन, सामाजिक विचलन, असंगठन यानी सामाजिक विचलन, राम आहूजा की ये परिभाषा है। आगे है कि ये प्रजाति वाला है कि कौन सी हल्की त्वचा, चौड़े सिर, चेहरे, ऊपरी आंख के ढक्कन पर तय के साथ तिरछी आंखों की विशेषता है? तो किसकी है? मंगोलायड की है। तो ये प्रजातियों वालों में से आएगा। लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है वो प्रावधान किया गया है 330 और 332 के अंदर। तो ये तो वहीं से जो इंपॉर्टेंट मैंने आर्टिकल्स और वाला टॉपिक है उसमें से बहुत सारे प्रश्न पढ़े हैं।
कौन सा शोध परियोजना के बारे में पाठकों को पेश करने का कार्य करता है? तो कौन सा शोध परियोजना के बारे में पाठकों को पेश करने के लिए, तो ये है पराकथन। क्या होता है? पराकथन। तो ये देखो, जब हम रिसर्च को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी शोध परियोजना है पाठकों को पेश करने के लिए कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं पराकथन, जो प्रारंभ में ही होता है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द धरी से हुई है। इसका अर्थ क्या है? देखो इसमें क्या है कि धरी, ये सही इसका था धरी, लेकिन ये जब किया है अंग्रेजी से हिंदी में तो ये साथ हुआ है। तो इसका साथ क्या होता है? तो इसका कर्तव्य से भी कई बार कर लिया जाता है, आचार संहिता से भी कर लिया जाता है इसका अर्थ जो। तो इसका है एक साथ रहना, एक साथ रहना, इस शब्द का सही अर्थ है। रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत है वो किसने की थी? थॉमस मुनरो ने की थी। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने की थी। एक एंगिस्ट हो गया, एक कॉर्नवालिस हो गया था। ये 3 भू राजस्व की व्यवस्थाएं रही है। कौन सी प्रक्रिया जो एक नीची जाति है वो अपने से उच्च जाति की जीवन शैली को अपनाती है, तो उसको कहते हैं संस्कृतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संस्कृतिकरण कहते हैं। विश्व बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया, जिसमें भारत के 9 राज्यों को शामिल किया गया? तो ये भूमि से संबंधित, भू सुधारों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 1977, इसका सही आंसर होगा। तो ये आज का हमारा ये क्लास। तो जो भी आपको अगर इसमें डाउट्स लगे या आपत्ति वाले कुछ अगर लगता है कि इस पे आपत्ति की जा सकती है नहीं की जा सकती, तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।